स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट विद अस। आज के वीडियो में हम रिजर्व बैंक के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने रिजर्व बैंक का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑल्सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मनी का टॉपिक है। ऑल्सो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी रिजर्व बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है अलग अलग ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन और डिफरेंट प्रमोशनल और डेवलपमेंट मेजर्स, जिससे कि जो कंट्री के डायनामिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो पाएँ। डायनामिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि जब बार बार चेंजेस आते हैं कंट्री में, उससे जो भी दिक्कतें आती हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है। जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है रिजर्व बैंक का कि रेगुलेट करना है जो भी इशू हो रही है करेंसी इंडिया में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाए रखना है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनानी है कंट्री में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप करना है, कंसिस्टेंट रहे जिससे नेशनल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज। ये तो हो गया एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। अब हम मेन फंक्शन समझते हैं रिजर्व बैंक्स के। पॉइंट नंबर 1, नोट इशू। रिजर्व बैंक के पास मोनोपोली है नोट को इशू करने की इंडिया में। मोनोपोली का मतलब है कि सिर्फ रिजर्व बैंक के पास ही पावर है कि वो ही इंडिया में नोट इशू कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के पास सोल राइट है कि ये इशू कर सकते हैं करेंसी नोट्स सारे डिनोमिनेशन के, सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़कर। 1 रुपी नोट इशू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक एक्ट करता है कि सिर्फ इसी के पास लीगल टेंडर है, क्योंकि ये 1 रुपी नोट को यही सर्कुलेट करता है। इशू तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं, पर सर्कुलेट रिजर्व बैंक ही करता है। रिजर्व बैंक के पास सेपरेट इशू डिपार्टमेंट है जो ये जॉब करता है करेंसी नोट्स को इशू करने की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स पढ़े थे, उसमें से एक डिपार्टमेंट था इशू डिपार्टमेंट, जिसका मेन फंक्शन है इशू करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पेपर करेंसी को। तो आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें। रिजर्व बैंक अडॉप्ट करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट को इशू करने का। तो सिंस 1957 रिजर्व बैंक को होल्ड करके रखना है, मेंटेन करना है गोल्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 200 करोड़ तक का, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड ही होना चाहिए। तो इस सिस्टम को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। तो रिजर्व बैंक का पहला फंक्शन हो जाता है कि रिजर्व बैंक की नोट इशू करता है। पॉइंट नंबर 2, बैंकर टू गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक एक्ट करता है एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। रिजर्व बैंक मेंटेन और ऑपरेट करता है गवर्नमेंट के डिपॉजिट को। रिजर्व बैंक कलेक्ट करता है और पेमेंट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। रिजर्व बैंक हेल्प करता है गवर्नमेंट को नए लोन्स को फ्लोट करने के लिए और पब्लिक डेट को मैनेज करने के लिए। रिजर्व बैंक सेल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को, जो 91 डेज के ड्यूरेशन में होते हैं। अब ट्रेजरी बिल्स एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। हम आगे आने वाली वीडियो में मनी मार्केट के बारे में पूरे तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ट्रेजरी बिल्स 3 ड्यूरेशंस का होता है। अब एक तो हमें पता है 91 डेज, और कौन सी 2 ड्यूरेशंस होती हैं वो बिना गूगल करे हमें बताएं। बाकी रिजर्व बैंक वेज और मीन्स एडवांस देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, जो 3 महीने से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अब वेज और मीन्स एडवांस क्या होता है? तो वेज और मीन्स एक ऐसी स्कीम है रिजर्व बैंक की कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि जब भी इनका मिसमैच होता है रिसिप्ट्स और पेमेंट पे, मतलब जब भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे पेमेंट्स करने होते हैं पर रिसिप्ट्स कम होते हैं, या फिर रिसिप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पेमेंट्स कम होती हैं, जब भी मिसमैच होता है तो रिजर्व बैंक हेल्प करता है इस मिसमैच में हेल्प करने के लिए। रिजर्व बैंक प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट फाइनेंस गवर्नमेंट को, जिससे कि वो अपने 5 ईयर प्लान्स को फुलफिल कर सके। हम सबको पता है गवर्नमेंट 5
5 ईयर प्लान्स बनाती है तो उसमें पैसा लगता है, उसमें रिजर्व बैंक हेल्प करता है। रिजर्व बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। रिजर्व बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज अ एजेंट एक्ट करता है जब रिजर्व बैंक डील करता है इंटरनेशनल मनी फंड के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ या फिर अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। रिजर्व बैंक एडवाइस देता है गवर्नमेंट को सारे फाइनेंशियल मैटर पे, जैसे लोन्स के क्या ऑपरेशन करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में, प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये सब एडवाइजेस भी रिजर्व बैंक गवर्नमेंट को देता है। तो सेकंड फंक्शन हो जाता है रिजर्व बैंक का कि रिजर्व बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है। पॉइंट नंबर 3, बैंकर्स बैंक। रिजर्व बैंक एक्ट करता है एज अ बैंकर्स बैंक इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स में। बैंकर्स बैंक का मतलब है कि रिजर्व बैंक दूसरे बैंक्स के लिए भी एक बैंक है। कैसे, वो समझते हैं। तो हर बैंक को एक नेसेसरी ऑब्लिगेशन है कि उनको मिनिमम कैश रिजर्व्स रखने हैं रिजर्व बैंक के साथ। जो पर्पस एंड रिजर्व्स का वो यही है कि रिजर्व बैंक एक फाइनेंशियल हेल्प दे सके शेड्यूल बैंक्स को जब भी उनको इमरजेंसी आए। इमरजेंसी आए का मतलब है कि जब भी जो बैंक्स हैं वो अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ना कर पाएँ, लोन्स ना दे पाएँ, उनके पास पैसा ना हो, तो वो रिजर्व बैंक के पास जाके अपनी फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक को एज अ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है कि कोई भी बैंक रिजर्व बैंक के पास जाएगा और उसको वहाँ से वो पैसा मिल सकता है। सो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो सारे शेड्यूल बैंक्स हैं उनको मेंटेन करना है रिजर्व बैंक के साथ मिनिमम कैश रिजर्व 5% का डिमांड लायबिलिटीज़ पे और 2% का टाइम लायबिलिटीज़ पे। आज आई थिंक ये दोनों परसेंटेज सेम है, 5% ही हैं। रिजर्व बैंक अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी हुई है उन्हें पता होगा कि रिजर्व बैंक एक्ट कब बना है। ये अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट कब हुआ? 1956 में। और जो रियल एक्ट है जो सबसे पहले बना था वो बना था 1934 में। तो ये एक्ट एम्पावर देता है रिजर्व बैंक को कि वो कैश रिजर्व रेशियो 20% तक बढ़ा सकते हैं डिमांड डिपॉजिट पे और 8% तक बढ़ा सकते हैं टाइम डिपॉजिट पे। अब क्या होता है, डिफ़िकल्टी आती है डिपॉजिट्स को क्लासिफाई करने में कि कौन से टाइम डिपॉजिट्स में आएंगे, कौन से डिमांड डिपॉजिट्स में। अगर मैं सिंपली बताऊं तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो ये होता है कि जब डिपॉजिटर अपना पैसा बैंक में रखवाए और वो अपनी मर्जी से अपना पैसा कभी भी निकाल ले, इस पे ऑलमोस्ट कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। टाइम डिपॉजिट में एक टाइम तक डिपॉजिटर को अपना पैसा डालना है और उसके बाद ही वो पैसा निकाल सकता है। कभी भी अपनी मर्जी से टाइम डिपॉजिट में पैसा नहीं निकाला जाता। तो जितने समय तक बैंक के पास पैसा रहेगा उतने समय तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल टर्म्स में ये क्लासिफिकेशन है। बट अगर हम ब्रॉड टर्म्स में देखें, जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो टाइम और डिमांड को कैटेगराइज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो जब अमेंडमेंट आया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सितंबर 1972 में, पहले ये एक्ट कब बना? 1949 में, फिर अमेंडमेंट आया 1972 में। ये डेट्स आप लिखते रहें, ये डेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये एक्ट आने से क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ने एक प्रोविजंस निकाला कि अप टू 3% एग्रीगेट डिपॉजिट लायबिलिटीज़ में रहेगा, जो 15% तक बढ़ सकता है अगर रिजर्व बैंक को ज़रूरी लगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल हेल्प शेड्यूल बैंक्स को डिस्काउंट करके उनके बिल्स को और लोन्स और एडवांस को जिन पे सिक्योरिटी है। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग और जो वेरियस अमेंडमेंट्स आए, अमेंडमेंट्स का मतलब है जो वेरियस चेंजेस आए एक्ट में, कि रिजर्व बैंक के पास पावर है कि ये सुपरवाइज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है बैंकिंग सिस्टम को। क्या क्या रेगुलेटरी पावर्स हैं कि बैंक को लाइसेंस देना और जो उनकी ब्रांचेस एक्सपेंड हो रही हैं उनको लाइसेंस देना। अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये फंक्शन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर होता है?
डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सुपरवाइज, रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं रिजर्व बैंक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को हमारी कंट्री के। और रिजर्व बैंक लाइसेंस देते हैं नए बैंक्स को ओपन करने के लिए, और जो पहले से ही बैंक्स हैं अगर उनको न्यू ब्रांचेस खोलनी है उसको भी लाइसेंस इसी डिपार्टमेंट के अंदर रिजर्व बैंक देता है। ये पहली रेगुलेटरी पावर है कि लाइसेंस देना बैंक्स को, बैंक्स के असेट्स की लिक्विडेशन बनाए रखना, मैनेज करना बैंक की वर्किंग को, जब भी बैंक्स अमालगमेटेड हो, रिकंस्ट्रक्टेड हो, लिक्विडेशन हो, बैंक्स का इंस्पेक्शन करना। अब आजकल बैंक्स काफ़ी अमालगमेटेड हो रहे हैं, मतलब एक बैंक दूसरे में जाके मर्ज हो रहा है। थर्ड फंक्शन हो गया रिजर्व बैंक का कि ये बैंकर्स के लिए भी एक बैंक है। पॉइंट नंबर 4, कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व बैंक एक कस्टोडियन है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। रिजर्व बैंक मेंटेन करता है और स्टेबलाइज करता है एक्सटर्नल वैल्यू को रुपी की, एडमिनिस्ट्रेटर है एक्सचेंज कंट्रोल का और अदर रिस्ट्रिक्शंस का जो गवर्नमेंट लगाती है, और मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। पहले क्या होता था, एक्सचेंज रेट कैसे स्टेबल होते थे कि हमने बस परचेजिंग करी और सेलिंग करी ब्रिटिश मनी की एक फिक्स रेट पे। बट जब इंडिया मेंबर बनी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 1947 में, तो रुपये डीलिंक्ड हो गया, मतलब ब्रेक हो गया उसका कनेक्शन स्टर्लिंग से, मतलब ब्रिटिश मनी से, और ये अब अपने आप में कन्वर्टेबल करेंसी बन गई। देयरफॉर जो रिजर्व बैंक है अब वो सेल और बाय करता है फॉरेन करेंसी को, अब वो सिर्फ ब्रिटिश मनी नहीं लेता। तो इससे क्या हुआ, एक्सचेंज स्टेबिलिटी आई। रिजर्व बैंक ने अब फिक्स करा है सेलिंग और बाइंग रेट को फॉरेन करेंसी के। सारे इंडिया के सेटलमेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ होते हैं या फिर फॉरेन के सेटलमेंट जो इंडिया के साथ होते हैं वो रिजर्व बैंक ही करता है। तो रिजर्व बैंक का फंक्शन हो गया कि ये एक्सचेंज रिजर्व का एक प्रोटेक्टर है और एक कीपर है। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो है कंट्री का, मतलब रिजर्व बैंक, वो अंडरटेक करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्रेडिट को कंट्रोल करने की, जिससे जो इंटरनल प्राइस है वो स्टेबल रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होती रहे। इस फंक्शन के थ्रू जो रिजर्व बैंक है वो अचीव करता है प्राइस स्टेबिलिटी कंट्री में, जिससे ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कंट्री में, इंडिया को छोड़ो, किसी भी कंट्री में सब स्टेबल है, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन रहता ही है। पर जब हम प्राइस को स्टेबल करेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है। मनी सप्लाई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। रिजर्व बैंक एक एक्सटेंटिव यूज़ करता है, मतलब रिजर्व बैंक यूज़ करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स को, जिससे कंट्रोल कर पाए और रेगुलेट कर पाए वो कंट्री के क्रेडिट को। क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या हो गई, जैसे बैंक रेट पॉलिसी, लीगल रिजर्व रेशियो। क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या हो गई, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट अथॉरिटाइजेशन स्कीम, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले सिंपल टर्म्स में ये समझते हैं कि रिजर्व बैंक का क्या फंक्शन है कि इकोनॉमी में जो क्रेडिट जा रहा है उसको कंट्रोल करना। पॉइंट नंबर 6, ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस। रिजर्व बैंक परफॉर्म करता है अलग अलग ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस, जैसे रिजर्व बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट इंडिविजुअल से बिना किसी इंटरेस्ट पे। रिजर्व बैंक बाय करता है, सेल करता है, रीडिस्काउंट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स को शेड्यूल बैंक्स के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन पे। रिजर्व बैंक लोन्स और एडवांस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी, शेड्यूल्ड बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो इन लोगों को 90 डेज के अंदर वापस करना होता है। रिजर्व बैंक खरीदता है और बेचता है सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं। रिजर्व बैंक खरीदता है और बेचता है शेड्यूल बैंक्स को फॉरेन एक्सचेंज, जिनका मिनिमम अमाउंट 1 लाख तक का
होना चाहिए। रिजर्व बैंक बोरो करता है शेड्यूल्ड बैंक से इंडिया में या फिर फॉरेन बैंक से भी बोरो करता है। रिजर्व बैंक का एक अकाउंट ओपन रहता है वर्ल्ड बैंक के साथ या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक के साथ। मतलब जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है उसके अकाउंट में इंडिया का बैंक होगा। जो रिजर्व बैंक एक्सेप्ट करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा एज अ सेफ कस्टोडी रखता है। रिजर्व बैंक खरीदता है और बेचता है गोल्ड और सिल्वर को। तो 6 फंक्शन हो गया रिजर्व बैंक का कि ये और भी ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस करता है। पॉइंट नंबर 7 मिसलेनियस फंक्शन। अब हमने सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन देखे और ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शन देखे। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन क्या थे कि नोट को इशू करना, गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकर्स का बैंकर है, एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, फिर ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस। अब रिजर्व बैंक ये कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी करता है। जैसे बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज खुला है जिससे ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जा सके कॉमर्शियल बैंक के सुपरवाइजरी स्टाफ को, अरेंजमेंट करना ट्रेनिंग के लिए कोऑपरेटिव पर्सन्स को। रिजर्व बैंक कलेक्ट करता है और पब्लिश करता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है बैंकिंग, फाइनेंस, क्रेडिट, करेंसी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड। रिजर्व बैंक पब्लिश करता है जो भी रिजल्ट्स आए अलग अलग स्टडी करके और रिव्यू देता है कि कंट्री की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है अपने मंथली बुलेटिन्स में। बुलेटिन्स मतलब अपने मंथली रिपोर्ट्स में, न्यूज़ में, जो न्यूज़पेपर में आता है और इसके थ्रू। सो 7th फंक्शन हो गया रिजर्व बैंक का कि ये कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी करता है। नंबर 8 फोरबिडन बिजनेस। फोरबिडन का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जो करना बैन हो। तो कंट्री का सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक किसी और बैंक के साथ compete नहीं कर सकता, मतलब और बैंक्स के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता जैसे आपस में अलग अलग कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। रिजर्व बैंक को असेट्स अपने लिक्विड फॉर्म में रखने हैं जिससे वो इन सिचुएशन को मीट आउट कर पाए जो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे आ सकती हैं। असेट्स को लिक्विड फॉर्म में रखने का मतलब है कि असेट्स इस फॉर्म में हो कि वो जल्दी से जल्दी मनी में कन्वर्ट हो जाएं। देयरफॉर रिजर्व बैंक को कुछ एक्टिविटीज करना बैन है। जैसे रिजर्व बैंक ना तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है किसी भी बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को। रिजर्व बैंक ये फंक्शन बैंक्स के लिए तो कर सकता है पर ऐसे ही किसी भी बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक ना तो अपने शेयर्स बाय कर सकता है, ना ही दूसरे बैंक्स, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के शेयर्स परचेज कर सकता है। रिजर्व बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांस भी नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक मॉर्गेज सिक्योरिटी पे भी लोन्स नहीं दे सकता, सिर्फ इस सिक्योरिटी पे, बाकी तो वो लोन्स देता है पर वो अलग सिक्योरिटीज होती हैं। रिजर्व बैंक जो डिपॉजिट्स हैं उसके पास उस पे इंटरेस्ट नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक ना तो बिल्स को ड्रॉ करेगा ना तो एक्सेप्ट करेगा अगर वो डिमांड पे पेबल ना होते हों। रिजर्व बैंक ना तो परचेज कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट अगर वो उसका अपना ऑफिस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड, बिल्डिंग और ये सब। सो 8th फंक्शन है रिजर्व बैंक का कि उसको कुछ फंक्शंस करना बैन है। पॉइंट नंबर 9 जो कि लास्ट पॉइंट है, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। सो ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस को छोड़ के रिजर्व बैंक परफॉर्म करता है बहुत से प्रमोशनल और डेवलपमेंटल फंक्शंस। जैसे कि रिजर्व बैंक इनकरेज करता है कॉमर्शियल बैंक को कि वो एक्सपेंड करे अपनी ब्रांचेस सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज का मतलब है विलेज वाले एरियाज में। रिजर्व बैंक हेल्प करता है लोगों को जो डिपेंड है इंडिशियस बैंकर्स और मनी लेंडर्स पे, क्योंकि ये लोग लोन तो बहुत देते हैं लेकिन इंटरेस्ट भी बहुत चार्ज करते हैं। सो इन लोगों से भी प्रोटेक्ट करता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक डेवलप करता है बैंकिंग हैबिट्स लोगों के बीच। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश करके रिजर्व बैंक ने एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम लाया है कंट्री में। डिपॉजिटर्स में कॉन्फिडेंस आया है जिससे बैंक फेलियर्स कम हुए हैं।
सो जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ने इसकी हेल्प से सेविंग्स को भी मोबिलाइज किया है। सेविंग्स को मोबिलाइज करने का मतलब है कि एक जगह से सेविंग्स ली और उसको प्रोडक्टिव जगह पे इन्वेस्ट किया, इससे सेविंग्स क्या हो गई, मोबिलाइज हो गई। सो सिंस इट्स इंस्पेक्शन, रिजर्व बैंक ने एफर्ट्स डाले हैं कि ये प्रमोट करे इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलप करके कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को। रिजर्व बैंक ने प्रमोट करा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को सेटअप करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस दें, और रिजर्व बैंक ने बिल मार्केट्स को भी डेवलप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ही मेन टॉपिक है रिजर्व बैंक का। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगली वीडियो में इसी को ही डिस्कस करेंगे। ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वीडियो दोबारा स्टार्ट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। जब तक आप अपने आप समरी नहीं बनाएंगे आपको याद नहीं होगा। तो आप समरी बनाइए। आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो प्रॉपर ये लाइन्स लिखिए, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।